अस्सलाम वालेकुम जी। ये लेक्चर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ये मैंने आपको करना तो वीकेंड पे था, थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन आप लोगों ने इसको सुन लेना है। कल शाम को हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा और उसके बाद हम क्विज़ करेंगे कल दोपहर वाली क्लास में, मंडे को जो हमारे पास हो रही है। तो आज 2 चैप्टर्स हैं हमारे पास, उसमें हमने डिस्कशन करनी है। ओरेकल की नेटवर्क जब कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है तो क्या होता है, वो किस तरह काम करता है, उसकी हमने कुछ डिटेल है जो यहाँ पे देखनी है। तो अब इसको मैं आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक हो गया। और ये आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। बेसिक ओरेकल नेट सर्वर कॉन्फ़िगरेशन है ये, DBA फंडामेंटल्स 2। उस बुक का हमारे पास तीसरा चैप्टर है। पहले 2 चैप्टर इंट्रोडक्शन के हैं, टोपोलॉजी क्या होती है और लेयर्स क्या होती हैं, ये क्योंकि नेटवर्क के कोर्स के अंदर आपने पढ़ा है, वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। उस डिटेल के अंदर हमने नहीं जाना है यहाँ पे। हमने बेसिक देखने के हैंड शेकिंग क्या होती है, उसके रूल्स क्या होते हैं, क्या स्टेप ओरेकल सर्वर फॉलो करता है, डेडिकेटेड में रिक्वेस्ट किस तरह प्रोसेस होती है, और रूटीन में जो हमारे पास शेयर्ड सर्वर होता है उसमें किस तरह होती है। तो इन दोनों का क्या फ़र्क होता है, इनको अब हम देखने जा रहे हैं। देखें, जब भी क्लाइंट ने सर्वर से कम्युनिकेट करना होता है तो सबसे पहले क्लाइंट के पास सर्वर का एड्रेस होना ज़रूरी है। अगर क्लाइंट के पास सर्वर का एड्रेस मौजूद नहीं होगा तो वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होगा। सर्वर ने कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होता है, तो उसके पास जो क्लाइंट आएगा तो एक सेट ऑफ रूल्स को, जिसको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं, फुलफिल करेगा तो वो कनेक्शन अलाउ करेगा, वरना कनेक्शन अलाउ नहीं करेगा। ओरेकल से रिलेटेड क्लाइंट साइड के ऊपर 2 फाइल्स होती हैं जिनका नाम है tnsnames.ora और sqlnet.ora। सर्वर साइड के ऊपर एक लिसनर डॉट हो रहा है और एसक्यूएल नेट डॉट हो रहा है। एसक्यूएल नेट डॉट हो रहा जो है, ये दोनों क्लाइंट पे भी पड़ी हुई है और सर्वर पे भी पड़ी हुई है। इसमें प्रोटोकॉल है कि काम होना किस तरह, ये दोनों को रिक्वायर्ड है। टी एन एस नेम्स डॉट ओरा जो है, इसमें सर्वर नेम्स पड़े होते हैं जो एड्रेसेस होते हैं बेसिक के सर्वर पे, उन एड्रेसेस पे जाके इसने कम्युनिकेट करने, वो एड्रेस यहाँ पे मौजूद होते हैं। लिसनर डॉट ओरा एक फाइल है और आप देखें सर्वर साइड के ऊपर उसने एक कान बनाया। ये लिसनर की फाइल का काम होता है कि ये एक लिसनर का प्रोग्राम सर्वर साइड पे चल रहा होता है जो हर आने वाली रिक्वेस्ट को लिसन करता है, और अगर उसको हमारे पास चीज़ लिसन हो जाए और रूल्स को फुलफिल कर रही हो, अथेंटिकेट हो जाए, तो वो कनेक्शन इस्टेब्लिश कर देता है, वरना कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं करता। अब मुझे बताएं कि सर्वर के एड्रेस का मतलब क्या है हमारे पास, जो TNS names.ora में पढ़े। जी, बिल्कुल आप में से ज़्यादातर लोगों को सही पता होगा, लेकिन मैं इसको मेंशन कर देता हूँ। TNS names.ora के अंदर जो एड्रेसेस पड़े हैं, इसमें हमारे पास होगा आपका IP एड्रेस और पोर्ट नंबर 111.606690 पॉइंट डॉट 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 करके आगे जो भी है। और क्योंकि सारा डाटा एक सर्वर पे जो जा रहा है वो एक ही एप्लीकेशन का नहीं है, वो मुख्तलिफ, एक ही सर्वर के ऊपर बहुत सारे एड्रेसेस चल सकते हैं। कितने सर्वर एड्रेसेस चल सकते हैं जी? उसकी पोर्ट नंबर्स। पोर्ट नंबर क्या होती है, फिजिकल होती है, लॉजिकल होती है? जी, ये फिजिकल भी होती है, लॉजिकल भी होती है। फिजिकल वो है जहाँ पे आप USB और अडॉप्टर से आप ये माउस लगाते हैं, कीबोर्ड लगाते हैं, फ़ोन के लिए लगाते हैं, हेडफोन के लिए लगाते हैं, ये सारी फिजिकल पोर्ट्स हैं। लॉजिकल पोर्ट्स हैं जो 56,000 कुछ हमारे पास होती हैं। उन पोर्ट्स का पर्पस क्या होता है, ये एड्रेसेस हैं जो हम एलोकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ फेसबुक मेरी लैब में ना चले तो मैं फेसबुक की पोर्ट को ब्लॉक कर दूंगा, तो लैब में कोई फेसबुक इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। इसी तरह हर एप्लीकेशन एक स्पेसिफिक पे चल रही होती है। तो IP से हम कंप्यूटर तक पहुंचते हैं और फिर उसके पोर्ट नंबर से हम उस स्पेसिफिक एप्लीकेशन की तरफ पास चले जाते हैं जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। फिर ये नेटवर्क की डिटेल आ जाएगी कि पीछे तार में से तो डाटा एक ही आ रहा है ना, 01। किस जी बिट ने किस विंडो में जाना है, गूगल वाली विंडो में जाना है, फेसबुक वाली विंडो में जाना है, या किसी तीसरे प्रोग्राम की विंडो में जाना है, तो ये हमें पोर्ट नंबर से पता लगता है। ठीक है, तो TNS names.ora जो हमारे पास होती TNS names.ora जो हमारे पास होती है, TNS names.ora से हमारे पास जो कुछ हम कह रहे हैं इसमें एड्रेसेस पड़े होते हैं, उससे ना सिर्फ सर्वर में पहुंच जाते हैं बल्कि लिसनर के प्रोग्राम की पोर्ट नंबर का भी हमें पता लग जाता है।
अब जब क्लाइंट के पास सर्वर का एग्जैक्ट एड्रेस आ गया, वो एड्रेस लिसनर का जहाँ पे उसने रिक्वेस्ट भेजनी है, तो उसके बाद हैंड शेकिंग का प्रोसेस होगा। दो तरह के तरीक़ेकार हैं, ये लिखे हैं कनेक्शन मेथड्स। When a connection request is made by a client to a server, the listener performs one of the following: spawns a server process and bequeath passes the connection to it. Spawn a process का मतलब है नया प्रोसेस क्रिएट करना, कि रिक्वेस्ट आएगी, वो नया प्रोसेस बनाएगा और रिक्वेस्ट उसको फॉरवर्ड कर देगा, पास कर देगा। Hands off the connection to the dispatcher in an Oracle shared server configuration. Redirects the connection to a dispatcher or server process. इन तीन तरीक़ेकार को वन बाय वन देखते हैं। Spawn and bequeath and direct hand off connections. इसमें जब नया सर्वर प्रोसेस, जब भी आप आएंगे, ये डेडिकेटेड सर्वर की इन्वायरमेंट है, इसमें हर यूज़र प्रोसेस के अगेंस्ट या हर यूज़र के अगेंस्ट एक नया सर्वर प्रोसेस बनेगा। यानी हर रिक्वेस्ट जो सक्सेसफुली लिसनर वेरीफाई कर देगा, उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट एक नया प्रोसेस बनेगा। तो हज़ारों प्रोसेस बन सकते हैं, हज़ारों यूज़र कनेक्ट हो सकते हैं एक सर्वर्स के साथ। अच्छा जी, पहला स्टेप क्या होगा? कनेक्शन tnsnames.aura से क्लाइंट देखेगा सर्वर के लिसनर का एड्रेस और वहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट भेज देगा। सर्वर उस रिक्वेस्ट को लिसन करेगा, देखेगा इसके साथ जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी अगर वो मौजूद हैं, तो वो उसके अगेंस्ट एक नया प्रोसेस क्रिएट कर देगा। वो प्रोसेस क्या करेगा? वो क्लाइंट के एड्रेस के ऊपर अपना पोर्ट नंबर अब सेंड करेगा। स्टेप नंबर 3 के अंदर क्लाइंट उस नए पोर्ट नंबर के ऊपर कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजेगा चौथे स्टेप के अंदर। जो नया सर्वर क्रिएट हुआ है, स्पान हुआ नया सर्वर, वो क्या करेगा? उसको एक्सेप्टेंस भेजेगा। तो इन 5 स्टेप्स के बाद हैंड शेकिंग कंप्लीट हो जाएगी, कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा और सेशन स्टार्ट हो जाएगा। इन तीनों बातों का एक ही मतलब है, कनेक्शन इस्टेब्लिश होना, सेशन स्टार्ट होना, इनका एक ही मतलब हमारे पास। तो डेडिकेटेड सर्वर इन्वायरमेंट में 5 स्टेप्स हैं हैंड शेकिंग के। पहला, लिसनर tnsnames.aura से एड्रेस पढ़ेगा और लिसनर को रिक्वेस्ट भेजेगा। अगर रिक्वेस्ट वैलिड है तो लिसनर उसके अगेंस्ट एक नया प्रोसेस बनाएगा। वो प्रोसेस क्या करेगा? अपनी रिक्वेस्ट वापस किसको भेजेगा? क्लाइंट को, कि अब तुमने मेरे से कम्युनिकेट करना है। क्लाइंट उस पोर्ट नंबर के ऊपर दोबारा रिक्वेस्ट भेजेगा, वहाँ से 5वें स्टेप में कन्फर्मेशन आएगी और हैंड शेकिंग कंप्लीट हो जाएगी। ये पहला काम है हमारे पास। सेकेंड प्रोसेस, रीडायरेक्ट सेशन। ये डेडिकेटेड इन्वायरमेंट है, यहाँ पे अब एक यूज़र सर्वर प्रोसेस बहुत सारे यूज़र्स के साथ डील कर रहा है। वो कैसे डील करता है उसको हम नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर डिटेल से भी देखेंगे। अब इसमें स्टेप्स क्या हैं? tnsnames.aura से क्लाइंट उसी तरह एड्रेस लेगा और लिसनर को भेज देगा। लिसनर अगर वैलिड रिक्वेस्ट है तो उसको एग्जिस्टिंग डिस्पैचर या प्रोसेस के पास भेज देगा। हाँ, फ़र्क क्या है? अब यहाँ पे डिस्पैचर खुद उससे रिक्वेस्ट की बात नहीं करेगा, बल्कि वो अपना पोर्ट नंबर दोबारा किसको भेजेगा? लिसनर को। लिसनर वो पोर्ट नंबर किसको भेजेगा? क्लाइंट को। क्लाइंट उस नए पोर्ट नंबर पे क्या भेजेगा? रिक्वेस्ट, और वहाँ से क्या आएगी? कन्फर्मेशन। तो डायरेक्ट सेशन के अंदर 5 स्टेप्स थे, इनडायरेक्ट के अंदर 6 स्टेप्स हैं। ये 6 स्टेप कंप्लीट हो गए तो हैंड शेकिंग हो गई, कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, सेशन स्टार्ट हो गया। तो ये हमारे पास 2 तरीक़ेकार हैं जो हमारे पास ओरेकल के थ्रू चल रहे होते हैं। इसमें से सिर्फ हमने अगर कभी कोई एडिटिंग करनी हो तो tnsnames.aura की फ़ाइल के ऊपर करते हैं। पहले 5 चैप्टर नेट एडमिन के हैं, यानी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन के। उसमें ये मोटी-मोटी 2-3 बातें हम लोगों ने पढ़नी है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। वो आप खुद भी पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। आगे आ जाए। The listener can be configured in 2 ways. Dynamic service registration does not require configuration in listener.aura file. The listener relies on the PMON process. Static service configuration, used for Oracle 8 and earlier, requires listener.aura configuration required for Oracle Enterprise Manager and other services. बाद वाला पोर्शन अब ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन उसका भी हम देख लेते हैं कि काम तरीक़ाकार करने का था कैसा। ऊपर वाले काम में ऑटोमेटिकली होगा, वो जब हम इसको देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा ये इतना मुश्किल काम नहीं है। ये लिसनर का नाम आ जाएगा, पोर्ट नंबर आ जाएगा, TCP/IP प्रोटोकॉल कौन से हैं, डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस क्या है, होस्ट नेम क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मौजूद होनी चाहिए। ये आगे उसने एग्जांपल दे दी है। लिसनर आ गया, एड्रेस लिस्ट, प्रोटोकॉल TCP, होस्ट STC, उसका एड्रेस आ गया, आगे पोर्ट नंबर आ गया, वो स्ट्रिंग आ गया STC-sun02 के इस मशीन के साथ जाके कनेक्ट होना है, पोर्ट बता दी उसने। SID लिसनर
सेट डिस्क्रिप्शन ओरेकल होम, ग्लोबल नेम ओरेकल, और उसने ये बता दिया कि स्पेसिफिक प्रोग्राम से जाके उसने क्या करना है, डील करना है। ये इसका आपके पास व्यू आ जाएगा जिसको हम कहेंगे कि ग्राफिकल इंटरफेस आ गया। इसके थ्रू भी ये सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। इसकी डिटेल हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, आगे हमने कोशिश करेंगे कि एक लैब अवेलेबल हो, उसमें एक दिन में हम आपको ये करके दिखा देंगे। दूसरा प्रोसेस जो हम लोगों ने आपको बताना है, जिसका आपको पता होना ज़रूरी है, जिसके बगैर शायद आगे हमारा काम नहीं चलेगा, वो इसका 5th चैप्टर है जिस पे हम बात करेंगे। 5th, पहले 5 चैप्टर में 3rd की चैप्टर को हमने पढ़ना है और 5th को पढ़ना है। इसके अलावा किसी चैप्टर को हमने 1st, 2nd और 3rd को नहीं, 4th को नहीं पढ़ना, क्योंकि वो होपफुली आप खुद ही पढ़ेंगे, लेकिन उसमें कोई बहुत पूछने वाली बातें भी नहीं। अगर आप पढ़ लेंगे तो समझ आ जाएगी, उसमें कुछ पूछने वाली बात होगी तो आप मुझे बताएंगे, मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। अच्छा जी, सर्वर इसका था यूजेज एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ओरेकल शेयर्ड सर्वर, डेडिकेटेड सर्वर प्रोसेस और शेयर्ड सर्वर प्रोसेस। दो सर्वर प्रोसेसेस हैं जिन्होंने हमारे पास चलना है। ये आ गया हमारे पास डेडिकेटेड सर्वर प्रोसेस। एक यूज़र होगा, वो सर्वर प्रोसेस से काम करेगा और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्या आप मुझे याद करवा सकते हैं कि ये काम मैंने आपको 1st और 2nd चैप्टर में बताया था कि कैसे प्रोसेस, रिक्वेस्ट प्रोसेस होती है? क्या कोई मुझे याद करवाएगा? होपफुली आप सबको पता है, पर मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ। कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, वो जो 5 स्टेप्स थे वो फॉलो हो गया, कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, एक यूज़र प्रोसेस के अगेंस्ट एक नया सर्वर प्रोसेस आ गया। वो स्पाना प्रोसेस जो होता है, ये पिंक वाला प्रोसेस वो वाला प्रोसेस है। अब यूज़र ने जो रिक्वेस्ट भेजनी है वो इस सर्वर प्रोसेस के पास आएगी। अगर उस रिक्वेस्ट का डाटा डेटाबेस बफर कैशे में पड़ा है तो सर्वर प्रोसेस वहीं पे एग्जीक्यूट करवा देगा। अगर वो डाटा सर्वर प्रोसेस में डेटाबेस बफर कैशे में नहीं पड़ा तो मिस अकर होगी। हिट अकर होगी तो डाटा वहीं से मिल जाएगा, डाटा फाइल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हिट नहीं हुआ और डाटा वहाँ मौजूद नहीं है तो हम कहेंगे मिस अकर हुआ है। मिस जब भी अकर होगा, हमें डाटा कहाँ से जाके उठा के लाना पड़ेगा? हार्ड डिस्क से। हार्ड डिस्क में हम डाटा फाइल के ऊपर जाएंगे, सर्वर प्रोसेस से वहाँ से रिक्वायर्ड डाटा जो है वो उठाएगा और किस में लोड करवाएगा? डाटाबेस बफर कैशे में, और उसके बाद क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। जब क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, वो जो भी रिजल्ट रिटर्न करेगी सर्वर प्रोसेस वो रिजल्ट उठाएगा और किसको रिटर्न कर देगा? यूज़र प्रोसेस। हिट और मिस का इतना बड़ा फ़र्क है, एक क्यूरी अगर 10 मिनट में चलती है तो 9 मिनट हमें लग जाते हैं हार्ड डिस्क से डाटा उठाने में। तो अगर डाटा मुझे कैशे में से मिल जाएगा तो वो 10 टाइम्स से भी ज़्यादा एफिशिएंटली एग्जीक्यूट होगी। लेकिन अगर वो डाटा डेटाबेस बफर कैशे में नहीं है और हार्ड डिस्क से लोड करवाना है तो फिर हम उसे क्या कहेंगे कि मिस अकर हुआ है और वो स्लो प्रोसेस होगा, वो उतना एफिशिएंट नहीं होगा। ठीक है, ये डेडिकेटेड सर्वर प्रोसेस की इन्वायरमेंट है कि इसमें काम किस तरह होता है। ये मैंने पहले भी बताया था, ये मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ। रिमाइंड करवाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब डेडिकेटेड के बाद हम शेयर्ड पढ़ने लगे हैं तो आपको डिफरेंस याद आ जाए। ठीक हो गया। ओरेकल शेयर्ड सर्वर, शेयर्ड सर्वर का ये स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया। अब हम देखते हैं इनमें फ़र्क क्या है, बेनिफिट्स क्या है। रिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोसेसेस अगेंस्ट एन इंस्टेंस, इंक्रीज द नंबर ऑफ पॉसिबल यूजर्स, achieves load balancing, reduce the number of idle server process, reduce memory usage and system overhead। इन सारी बातों को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ PUC-80 में 100 टीचर्स हैं, 100 का लहदा सर्वर प्रोसेस बन गया। अब तमाम टीचर्स ने दिन में 3 घंटे क्लास पढ़ानी, 1 घंटा खाने का है उनका, और 1 घंटा शायद उनके स्टूडेंट्स आवर है, तो वो CMS को मैक्सिमम आधे घंटे से 1 घंटा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर वो सुबह ही आते लॉग इन हो जाते हैं और शाम 5 बजे जाते हुए लॉग ऑफ होते हैं तो 8 घंटे में से आधा घंटा उसने इस्तेमाल होना था, लेकिन एक पूरा थ्रेड हमने मेंटेन करके रखा। हमने कहा ऐसे यूज़र्स के लिए जिन्होंने हर टाइम काम नहीं कर रहे होना होता, तो हमें क्या चाहिए? उनको एक थ्रेड की जगह शेयर करवा दें, एक थ्रेड पे 10-15 लोगों को काम करवा दें। तो हमने कहा ठीक है, इसके लिए शेयर्ड सर्वर इन्वायरमेंट ठीक है। हाँ, अगर कुछ इन्वायरमेंट ऐसी है जहाँ पे 50 यूज़र हैं और 50 के 50 8 के 8 घंटे काम कर रहे हैं मुसलसल, तो वहाँ पे डेडिकेटेड बेहतर है। लेकिन जहाँ पे इस तरह आइडल टाइम्स बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे हमें क्या करवा देना चाहिए? हमें शेयर्ड सर्वर इन्वायरमेंट को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। जब हम वो करवाएंगे तो ये पांचों स्टेप्स जो हैं हमारे पास, जो हमने अभी पढ़े हैं, ये फुलफिल हो जाएंगे। इनको आपने रीड करने हैं। कोई क्वेश्चन होगा तो वो मंडे आफ्टरनून की क्लास में आप मुझसे पूछें। डेडिकेशन आ गया, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। ये आ गई जी फाइनल स्लाइड, जिस स्लाइड में वो बता रहे हैं कि ये काम होना कैसे, बिल्कुल उसी तरह हुआ। अब इसमें 2-3 नई चीज़ें वो मैं आपको बताता हूँ। डिस्पैचर्स,
डिस्पैचर भी सर्वर प्रोसेस होते हैं। सर्वर प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है? जो सर्वर साइड पे इनिशिएट हो वो सर्वर प्रोसेस होता है। तो लेफ्ट साइड पे जो पिंक प्रोसेसेस हमारे पास नज़र आ रहे हैं, शेयर्ड सर्वर प्रोसेसेस, ये भी सर्वर प्रोसेस हैं। और डिस्पैचर भी क्योंकि सर्वर साइड पे हैं तो ये भी सर्वर प्रोसेस है, लेकिन इनका काम डिस्पैचिंग का है, इसलिए हम इन्हें डिस्पैचर कहते हैं। अब क्या होगा? सबसे पहले तो लिसनर के थ्रू रिक्वेस्ट इस्टेब्लिश होगी, जिसमें 6 स्टेप्स हैं। जब हैंडशेकिंग हो गई, कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, तो यूज़र 1 कनेक्ट हो गया डिस्पैचर 01 से। डिस्पैचर 01 से जब वो कनेक्ट हो गया तो वो अपनी रिक्वेस्ट डिस्पैचर को देगा कि मुझे ये वाला डाटा चाहिए। डिस्पैचर क्या करेगा? अपना डिस्पैचर आईडी रिक्वेस्ट के साथ ऐड करेगा और उसको रिक्वेस्ट क्यू में रखवा देगा। रिक्वेस्ट क्यू आपके पास एसजीए के अंदर शेयर्ड सर्वर इन्वायरमेंट में बनता है। कहाँ पे बनता है? शेयर्ड सर्वर इन्वायरमेंट के अंदर बनता है। शेयर्ड सर्वर इन्वायरमेंट के अंदर जो एसजीए हमारे पास बनता है, ये बनता है शेयर्ड पूल के अंदर। ये कहाँ बनता है? शेयर्ड पूल के अंदर बनता है। अगर हमने इसके लिए स्पेसिफिक जो हमारे पास एरिया होता है, एक जावा पूल था और एक शेयर्ड पूल था। अगर हमने इसके लिए स्पेशल एरिया मुख्तस नहीं किया तो शेयर्ड पूल में ही ये जगह को क्या करेगा? अक्वायर करेगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यूज़र प्रोसेस की रिक्वेस्ट की डिस्पैचर के पास, डिस्पैचर ने अपना आईडी ऐड किया और जाके कहाँ पे रखवा दिया? रिक्वेस्ट क्यू में। रिक्वेस्ट क्यू में जैसे ही हमारे पास डाटा आ गया तो वहाँ पे जितने भी शेयर्ड सर्वर प्रोसेसेस हैं वो 1 बाय 1 आते हैं और आके रिक्वेस्ट क्यू में से जो भी नेक्स्ट अवेलेबल रिक्वेस्ट होती है उसको उठाते हैं, प्रोसेस करते हैं और रिस्पॉन्स क्यू में रखवा देते हैं। दोबारा रिपीट करूँ, थर्ड स्टेप में क्या होता है? जो सर्वर प्रोसेस फ्री होता है वो रिक्वेस्ट क्यू में से नेक्स्ट अवेलेबल रिक्वेस्ट को उठाते हैं और प्रोसेस कर देते हैं। यहाँ पे किसी किस्म का भी कोई प्रायोरिटी नहीं चल रही होती। इसको राउंड रॉबिन एल्गोरिदम कहते हैं। अगर जो चीज़ भी क्यू में है 1 बाय 1 उसको उठा के आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं और किसी किस्म की प्रायोरिटी एग्जिस्ट नहीं करती तो इसको राउंड रॉबिन एल्गोरिदम बोलते हैं। तो रिक्वेस्ट क्यू से राउंड रॉबिन एल्गोरिदम के तहत जो भी सर्वर प्रोसेस अवेलेबल होगा नेक्स्ट अवेलेबल रिक्वेस्ट को यहाँ से उठाएगा और उठा के उसको प्रोसेस करेगा और चौथे स्टेप में प्रोसेस इन्फॉर्मेशन को जो आंसर होगा उसको रिस्पॉन्स क्यू में रखवा देगा। रिस्पॉन्स क्यू में पहुंच गया। अच्छा, जितने भी डिस्पैचर हैं, 1 है या 1000 है, उन तमाम की रिक्वेस्ट कहाँ जा रही होगी? रिक्वेस्ट क्यू में। लेकिन उनका रिस्पॉन्स उनकी अपनी क्यू में जाएगा। अगर 1000 डिस्पैचर हैं तो 1000 रिस्पॉन्स क्यू बनेंगी। जैसे रिक्वेस्ट क्यू हमारे पास शेयर्ड पूल में बन रही है, उसी तरह रिस्पॉन्स क्यूज भी कहाँ पे बनेंगी? शेयर्ड पूल के अंदर बनेंगी। ठीक होगी जी। अच्छा, अब हमारे पास रिक्वेस्ट क्यू में शेयर्ड पूल में ये चली गई। अच्छा, कैसे पता लगेगा कि कौन सी रिक्वेस्ट कौन से रिस्पॉन्स क्यू में रखवानी है? जी बिल्कुल, हमने डिस्पैचर आईडी रिक्वेस्ट के साथ रखवाया था, उसी डिस्पैचर आईडी को रीड करके प्रोसेस इसको उसकी रिस्पॉन्स क्यू में रखवा देगा। डिस्पैचर ने 5वें स्टेप में क्या करना है? उसने चेक करते रहना है हर 15 सेकंड के बाद के रिस्पॉन्स आ गया कि नहीं आ गया। अगर उसका अवेलेबल रिस्पॉन्स उसकी क्यू में मौजूद होगा तो वहाँ से वो रिस्पॉन्स उठाएगा और उठा के यूज़र प्रोसेस को कर देगा। एक डिस्पैचर 10 यूजर्स के साथ क्या कर सकता है? कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकता है। यानी डिस्पैचर का अब जो कनेक्शन की सारी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ है? डिस्पैचर के पास अवेलेबल है, क्योंकि यूज़र ने कम्युनिकेट डिस्पैचर के साथ करना है। लेकिन रिक्वेस्ट को प्रोसेस किसने करवाना है? सर्वर प्रोसेस अलहदा जो चल रहे हैं उन्होंने। पिछले वाली स्लाइड के अंदर अगर हम देखें तो उसमें क्या हमारे पास हो रहा था कि हमारे पास यूज़र प्रोसेस और सर्वर प्रोसेस में कनेक्शन भी स्टेब्लिश था और रिक्वेस्ट भी यही प्रोसेस करवा रहा था। अब ये काम 2 पार्ट में हो गया है। डिस्पैचर 10-15 यूज़र्स के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है, सेशन मेंटेन करता है, और सर्वर प्रोसेस अलहदा हैं जो सर्वर को क्या प्रोसेस रिक्वेस्ट को क्या करते हैं? एग्जीक्यूट करते हैं। किस केस में? शेयर्ड सर्वर में। ये कौन सा केस था? डेडिकेटेड में। हम किसको पढ़ रहे हैं? शेयर्ड सर्वर। अब दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, इस सारे सिनेरियो को एक दफ़ा दोबारा मैं पढ़ रहा हूँ ताकि हमें समझ आ जाए। कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, वो 6 स्टेप्स हमारे पास परफॉर्म हो गए, हैंडशेकिंग होगी, कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। अब यूज़र का कनेक्शन किससे इस्टेब्लिश हुआ है? डिस्पैचर से। डिस्पैचर एक से ज़्यादा यूज़र्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। यूज़र की रिक्वेस्ट आएगी डिस्पैचर के पास, डिस्पैचर उसमें अपना डिस्पैचर आईडी ऐड करेगा और कहाँ रखवा देगा? रिक्वेस्ट क्यू में। रिक्वेस्ट क्यू से वो कौन उठाएगा? शेयर्ड सर्वर प्रोसेस। किस एल्गोरिदम के तहत उठाएगा?
राउंड रॉबिन एल्गोरिदम के तहत प्रोसेस करेगा। स्टेप 4 में जो रिस्पांस जनरेट हुआ जाके रिस्पांस क्यू में रखवा देगा उसी डिस्पैचर की, क्योंकि उसको रिक्वेस्ट के साथ डिस्पैचर आईडी मिल गया था। रिक्वेस्ट क्यू के अंदर डिस्पैचर ने कुछ सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद चेक करते रहना है किसी यूज़र की रिस्पांस आ तो नहीं किया। अगर उसका रिस्पांस आ गया तो स्टेप नंबर 5 में वो उठाएगा, डिस्पैचर के पास लाएगा, डिस्पैचर उसको उस यूज़र के पास भेज देगा जिसका वो क्या होगा, रिस्पांस होगा। तो डिस्पैचर रिस्पांस डिस्पैच कर देगा उस यूज़र को, इसीलिए इस सर्वर प्रोसेस का नाम डिस्पैचर है, क्योंकि डिस्पैचर का ही काम कर रहा होता है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आ गया। रिक्वेस्ट क्यू और रिस्पांस क्यू डेडिकेटेड सर्वर इन्वायरमेंट में बनती नहीं, क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं होती। शेयर्ड सर्वर इन्वायरमेंट में ये बनती हैं, और ये हमारे पास शेयर्ड पूल के अंदर बनती हैं अगर हम इनका स्पेसिफिक एरिया साथ जनरेट क्रिएट ना करें। वो स्पेसिफिक एरिया हम कौन सा क्रिएट करते हैं? दो हमारे पास ऑप्शनल स्ट्रक्चर थे, एक जावा पूल था और एक हमारे पास था लार्ज पूल। अगर लार्ज पूल कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे तो ये शेयर्ड पूल में जाएंगे। अगर लार्ज पूल कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो रिक्वेस्ट क्यू और रिस्पांस क्यू जो है वो लार्ज पूल में बनेगी, वो शेयर्ड पूल में नहीं जाएंगे। रिकमेंडेड है इसीलिए कि जब भी आप डेडिकेटेड एनवायरनमेंट में क्यूरी को एग्जीक्यूट कर रहे हो तो आपने क्या बनाना है, आपने लार्ज पूल कॉन्फ़िगर करना है ताकि शेयर्ड पूल के ऊपर लोड ज़्यादा ना हो। शेयर्ड पूल में क्या पड़ा होता था? लाइब्रेरी कैशे और डाटा डिक्शनरी कैशे, तो ये उसकी जगह उनके साथ जगह शेयर करेगी, वो शेयर ना करें, इसलिए लार्ज पूल अलहदा से कॉन्फ़िगर कर लेना बेहतर है। ठीक हो गया। वंस अगेन लास्ट टाइम मैं फिर ये बता रहा हूँ, हैंडशेकिंग हो गई, यूज़र की रिक्वेस्ट कहाँ आएगी? डिस्पैचर के पास। वो क्या करेगा? डिस्पैचर आईडी ऐड करेगा। सेकंड स्टेप में कहाँ रखवाएगा? रिक्वेस्ट क्यू में। थर्ड, रिक्वेस्ट क्यू से कौन उठाएगा? सर्वर प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा, उसका रिस्पॉन्स बनाएगा, और चौथे स्टेप में कहाँ रखवा देगा? रिस्पॉन्स क्यू में। हर डिस्पैचर की रिस्पॉन्स क्यू अपनी है, डिस्पैचर ने अपनी रिस्पॉन्स क्यू को चेक करते रहना है। पांचवें स्टेप में जब भी उसे रिस्पॉन्स क्यू में रिस्पॉन्स मिल जाएगा वो उठाएगा डिस्पैचर, और छठे स्टेप में वो किसको भेज देगा? यूज़र को डिस्पैच कर देगा उसका रिस्पॉन्स। ठीक है, ये डेडिकेटेड सर्वर इन्वायरमेंट का काम है। यहाँ पे दो हिस्सों में काम हो रहे हैं, डिस्पैचर कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे हैं, सेशन मेंटेन कर रहे हैं, और रिक्वेस्ट प्रोसेस कौन करवा रहा है? वो अलहदा शेड सर्वर करवा रहे हैं। ये बात समझ आती है हमें? चले एक दो चीज़ें और भी क्लियर। अब देखो, डेडिकेटेड एनवायरनमेंट में एसजीए और पीजीए हमारे पास मौजूद है। पीजीए में तीन चीज़ें थी, स्टैक स्पेस, यूज़र सेशन डाटा, कर्सर स्टेट। अब मसला क्या हो गया? यूज़र सेशन डाटा और कर्सर स्टेट हर सर्वर प्रोसेस को चाहिए जो रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट करवाएगा। रिक्वेस्ट अब एक सर्वर प्रोसेस ने एग्जीक्यूट नहीं करनी, बहुत सारे हैं, कोई जिसकी बारी आएगी राउंड रॉबिन में वो एग्जीक्यूट करवा देगा। तो अब यूज़र सेशन डाटा और कर्सर स्टेट, यूज़र सेशन डाटा में सेशन की इंफॉर्मेशन है, कर्सर स्टेट में प्राइवेट डाटा आएगा जिसके ऊपर हम मैनिपुलेशन करके उसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो यूज़र सेशन डाटा और कर्सर स्टेट ये अब शेयरेबल जगह पे रखनी है हमने, तो हम इसको भी उठा के कहाँ पे रखेंगे? शेयर्ड पूल में। अगर क्या नहीं बनाया? लार्ज पूल। अगर लार्ज पूल बनाया है तो फिर ये लार्ज पूल में जाएगा, वरना ये कहाँ पे जाएगा? शेयर्ड पूल के अंदर। तो अब पीजीए में सिर्फ स्टैक स्पेस बनेगी, यानी पर प्रोसेस ग्लोबल एरिया की अपनी जो इंफॉर्मेशन है इस थ्रेड की वो सिर्फ प्राइवेट रह जाएगी। बाकी यूज़र सेशन डाटा और कर्सर स्टेट जो है ये शेयरेबल मेमोरी में हम रखवा देंगे, ताकि वो पिंग प्रोसेस जो सा भी फ्री हो वो उसको एग्जीक्यूट करवाए, तो उसे यूज़र सेशन डाटा की भी इंफॉर्मेशन मिल जाए और कर्सर स्टेट की भी इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो ये अब शेयरेबल हमने रखने हैं, तो हमने ये इनको एसजीए में रखवा दिया। पहले प्रोसेस ग्लोबल एरिया में स्टैक स्पेस, यूजर सेशन डाटा और कर्सर स्टेट था डेडिकेटेड इन्वायरमेंट में, और सिर्फ ये एक यूजर के लिए था, इसे कोई और सर्वर प्रोसेस एक्सेस नहीं कर सकता था, एक ही सर्वर प्रोसेस एक्सेस करता था। अब पीजीए में सिर्फ स्टैक स्पेस है जो डिस्पैचर इस्तेमाल करेगा, और बाकी जितनी भी पिंग प्रोसेसेस हैं वो यूजर सेशन डाटा और कर्सर स्टेट को एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए इसे शेयरेबल मेमोरी में रखवाया। शेयरेबल मेमोरी हमारे पास कौन सी होती है? दैट इज एसजीएस, सिस्टम ग्लोबल एरिया। उसमें ये कहाँ जाएगा? यहाँ ये लार्ज पूल में जाएगा, अगर वो नहीं होगा तो ये शेयर्ड पूल में जाएगा। ये बात होपफुली आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। नहीं आएगी तो मैं थोड़ा तेज़ बोलता हूँ, इसका मेरे पास हल कोई नहीं, इसको अपने दोबारा सुनने पे। ठीक हो गया। कितने डिस्पैचर्स हैं, शेयर्ड सर्वर्स हैं, मैक्स डिस्पैचर्स हैं, ये पैरामीटर्स आगे दिए हुए हैं, ये आप लोगों ने खुद पढ़ने हैं कि ये कौन सा प्रोटोकॉल होगा, किस प्रोटोकॉल के कितने चलेंगे, वो डिस्पैचर्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल आपके पास आएगी। मैक्स कितने होंगे, शेयर्ड सर्वर एक प्रोसेस से कितने कनेक्ट होंगे, कितने पैरेलल सर्वर प्रोसेसेस चलाने, ये सारी सेटिंग्स आप आगे कर सकते हैं, इनको आप लोगों ने खुद पढ़ना। ठीक हो गया जी। ये थर्ड और फिफ्थ चैप्टर आज आप लोगों ने कंप्लीट पढ़ लेना है,
और दोपहर वाले लेक्चर के अंदर हम पिछले 4 लेक्चर्स और इसमें से जो क्वेश्चंस हैं वो आंसर करेंगे। अगर आपके क्वेश्चंस आधे घंटे में ख़त्म हो गए तो फिर हम क्या करेंगे, अगर ये आधे घंटे के अंदर ख़त्म हो गए तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम आप लोगों के साथ, अगर ये आधे घंटे के अंदर ख़त्म हो गए तो हम फिर आप लोगों के साथ क्या करेंगे, क्विज कर लेंगे। और अगर आप लोगों के पास इतने ज़्यादा क्वेश्चन हुए कि हम 1 घंटा क्वेश्चन आंसर देने में लग गया तो फिर ये नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। लेकिन अगर आप पढ़ के आएंगे तो ये क्वेश्चन आंसर होंगे ना, वरना क्विज ही होगा। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।